हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हमें अपने टेक्सटाइल ब्रांच की जो क्लासेस जो हम चला रहे थे उसमें से टेक्सटाइल में जो फिनिशिंग टॉपिक है जो टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आज के क्लास में हमें डिस्कस करनी है अपने डाइंग के चैप्टर के। डाइंग का मतलब क्या होता है? रंगाई। जो रंगाई है यानी कि वस्त्रों पे रंग आप किस प्रकार से देते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, किस मतलब कि जो रंग है वो कहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है, प्राचीन समय में किस प्रकार से प्राप्त हो रहा था और प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जा रहा है, ये सभी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो रंगाई का टॉपिक है उसको आज की क्लास में हम कवर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम ये बात करते हैं जो रंगाई है वो आखिरकार वस्त्रों पर क्यों की जाती है। नॉर्मल भी आप जब वस्त्र को बना लेते हैं, धागे के बाद बुनाई करके कपड़ा आप प्राप्त करते हैं, तो जब परिसज्जा उस पर आप करने लगते हैं तभी आपको ये बातें बताई जाती हैं कि वस्त्रों के आकर्षण के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, विभिन्नता लाने के लिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप वस्त्रों पे परिसज्जा करते हैं। तो वस्त्रों में परिसज्जा के अंतर्गत ही एक रंगाई भी आता है, क्योंकि रंगाई भी तो परिसज्जा में ही है, सजावट के अंतर्गत ही आती है। उस वस्त्र को क्या है कि वस्त्रों में सौंदर्य प्रदान करने के लिए, आकर्षण देने के लिए, एक दूसरे वस्त्रों से विभिन्नता देने के लिए, विविधता देने के लिए ही रंगाई का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपका रंगाई का महत्व। जब वस्त्रों में आप कलर वगैरह लगा करके उसमें आकर्षण उत्पन्न करते हैं तो क्या है, वो रंगाई कहलाती है। यहाँ पे आप कलर का वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ रंग नहीं बल्कि रंगाई की बात की जा रही है। लेकिन इसी जो रंगाई है, इसी रंगाई के रंजक जो होते हैं यानी कि जो कलर देते हैं, रंग देते हैं, वो कितने प्रकार से होते हैं। तो इसमें बताया गया आपका कि रंजक जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। रंजक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रंजक और दूसरा होता है वर्णक। यानी कि अगर आप यहाँ पे प्राकृतिक नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रंजक रखते हैं और यहाँ पे वर्णक, तो भी आपको ये बातें समझ में आएंगी। क्योंकि देखिएगा, दोनों में डिफरेंट जब पूछा जाता है, आप समझने के लिए भी इसको समझिए अगर, तो इसमें ये बातें आप ज़्यादा ध्यान देंगे कि रंजक जो है वो घुलनशील होता है जबकि वर्णक जो है वो अघुलनशील होता है। रंजक अगर घुलनशील है तो इस पर पानी का प्रभाव अगर पड़ेगा तो ये छूट भी सकता है, लेकिन यहीं पे जो वर्णक है तो ये अगर अघुलनशील है तो ये पानी का प्रभाव इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल देखिए आप, अगर आप जो है ब्लैक बोर्ड पे अगर आप रंग से ही यहीं पे कोई एप्पल वगैरह बना दीजिए, इसके बाद टोमेटो वगैरह बनाते हैं, आप उसे उसी कलर में पेंट कर दीजिए, भले ही वो देखने में सेम टू सेम ओरिजिनल की तरह ही हो, लेकिन फिर भी आप इसको छुटाते हैं तो छूट जाता है ना। लेकिन वहीं पे जो उसका ओरिजिनल क्वालिटी है, यानी कि जो पेड़ में से आप तोड़ करके ला रहे हैं, टमाटर, सेब जो भी तोड़ के आप ला रहे हैं खेतों में से, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, वो सारे चीज़ों के रंग नहीं छूटते हैं। आप उसको पानी में डालेंगे, टमाटर को सेबूत, क्या उसका रंग छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है एकदम वर्णक यानी पिगमेंट के अंतर्गत आता है जो अघुलनशील होता है, जबकि वहीं पे ऐसे रंग जो घुलनशील होते हैं तो वो क्या होंगे, वो पानी का प्रभाव उस पर पड़ता है घुलनशील पे, जबकि वर्णक पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों आपने समझा। एक बात ये भी समझिएगा कि इसे जब आप किसी वस्तु पे लगाते हैं, ये घुलनशील है तो आसानी से चढ़ जाता है, लेकिन अगर अघुलनशील है, पानी में घुलेगा ही नहीं, तो ये वस्तुओं पर भी जल्दी नहीं चढ़ता है। इसलिए जो रंजक है, घुलनशील है, इसे आप आसानी से वस्त्रों पे चढ़ा सकते हैं और आसानी से ये छूट भी जाएगा। लेकिन वह भी जो पिगमेंट होता है, इस पे ताप का दाब दे करके, रोलरों का प्रयोग करके, इसको एकदम जमा करके, इसको दबाव दे करके उसमें रंग लगाया जाता है, क्योंकि ये अघुलनशील होता है। और जब एक बार ये जो प्रिंट हो जाता है, जो रंग लग जाता है, ये रंग जल्दी छूटता भी नहीं है। तो इन दोनों में यही डिफरेंट देखा जाता है। ये जो घुलनशील है वो रंजक है, जो घुलनशील नहीं है वो क्या है, वर्णक है। क्योंकि आप लोग वर्णकों में क्लोरोफिल पढ़े हैं, लाइकोपिन पढ़े हैं, इसके बाद जो है मायोग्लोबिन पढ़े हैं, ये न्यूट्रिशन साइंस में, वर्णक में, तो उसी हिसाब से आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है,
ये रंगाई में ये दोनों पॉइंट को आपने समझ लिया है। एक एक पॉइंट इसके आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक टू एक जो भी पॉइंट आपको एक एक बताई जाए वो सभी को पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते जाइएगा और ध्यान से समझते जाइएगा। स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि जो उनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है। इतने नॉर्मल से अगर आपको क्लास दी जा रही है तो आप लोग इसको शांति से इसको पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। आपको अगर इतना शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है, अगर फिर भी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो पूरी लेंदी इतनी बुक को आप कैसे कवर कर पाएंगे। इसलिए आप लोग जो है इसको ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते जाइए और इसको स्वयं से नोट्स बनाइए। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा ही ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, फिट हो जाएंगी, जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही सहायता देंगी। इसलिए आप लोग पीडीएफ पे डिपेंड मत रहिए, इसको नोट करते जाइएगा। देखिएगा जो रंगाई है इसमें जब रंगों का प्रयोग करके आप रंगाई का कार्य करते हैं तो वो रंग आपको कहाँ से प्राप्त होता है। जिस प्रकार से आपने वस्त्र विज्ञान की शुरुआत में ही रेशों की प्राप्ति का वर्गीकरण पढ़ा है, उसी प्रकार से रंगों की प्राप्ति का भी वर्गीकरण आपको पढ़ना है। तो इसमें आप ये देखेंगे, अगर आपको रेशे का वर्गीकरण टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए हैं कि वो रेशे कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे थे, तो सेम वही प्रोसेस है आपके रंगों में भी, उसी प्रकार से इसमें भी वर्गीकरण किया गया है। देखिएगा रंगों की प्राप्ति अगर हो रही है तो एक प्राकृतिक है और दूसरा है संश्लेषित। प्राकृतिक यानी कि जो हमें प्रकृति से रंग प्राप्त हो रहा है, और संश्लेषित यानी कि जो संश्लेषण विधि के द्वारा या फिर रसायनों के द्वारा हमें रंग प्राप्त हो रहा है, वो संश्लेषित रंग है। और पहला है प्राकृतिक रंग। जिस प्रकार से आपने प्राकृतिक रेशों का वर्गीकरण के 3 खंड में किया था, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज, उसी प्रकार से रंगों में भी आप पढ़ेंगे वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। अब इसमें देखिएगा वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले रंग कौन कौन से हैं। देखिएगा वनस्पतियों से आपको छाल से कत्था प्राप्त होता है, पत्तियों से मेहंदी प्राप्त होती है, तने से हल्दी प्राप्त होती है, फूल से जो है पलाश, केसर, लिली, हरसिंगार, ये सब जो फूल है इनसे भी रंग प्राप्त होता है। फलों में जामुन है, अनार है, अखरोट है, जड़ में डेडलियान, ये जो है इनसे आपको प्राकृतिक रूप में जो है वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले रंग हैं। यहाँ से आपको ये रंग प्राप्त होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वनस्पतिक रंग कौन कौन से हैं, या फिर कोई रंग दिया गया है उसमें आपको ये जो है किस प्रकार का रंग है, प्राकृतिक है या फिर कृत्रिम है। तो यहाँ से आप अगर ये वर्गीकरण अच्छे से समझ पाएंगे तो आप वहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा कि प्राकृतिक जगत में प्राणी से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं। देखिएगा इसमें 3 प्रकार के मुख्य रूप से हैं। अगर हम सबसे पहले जो है रंगों की प्राप्ति की बात करें जीवों से, तो सबसे पहले प्राणिज में भूमध्य सागर की जो मछली है उनसे जो है बैगनी रंग हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद में कॉकनियल कीट और फिर केर्मिस कीट, ये दोनों कीट हैं जिनको मार करके हम रंगों की प्राप्ति करते हैं, और दोनों ही कीट से हमें लाल रंग प्राप्त होता है। ये ज़्यादातर आपको कैक्टस जो पेड़ है, नागफनी वगैरह है, इन सब के पौधों पर ये हमें देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए कॉकनियल कीट जो है ये लाल रंग देता है, केर्मिस कीट भी लाल रंग देता है। अगर 5 ग्राम आपको लाल रंग चाहिए था तो आपको 70,000 कीटों को मारना पड़ता था। तो सोचिए कि ये प्राकृतिक जगह से जो प्राणियों से हमें रंग प्राप्त हो रहे हैं ये कितने ही ज़्यादा मेहनती होंगे। थोड़े से रंगों की प्राप्ति के लिए इतने ज़्यादा कीटों को हमें मारना पड़ता था। तो ये हो गया आपके प्राणी जगह से प्राप्त होने वाले रंग, जिनके द्वारा हम वस्त्रों की रंगाई करेंगे। इसके बाद है खनिज से प्राप्त होने वाले रंग। जो लोहे का चूर्ण होता है वो देखिए किस कलर में होता है, ब्राउन कलर में होता है। आप उसको क्या करते हैं, रंग बनाने के लिए उसे आप भिगो देते हैं, भिगोने के बाद उसको बाद में छान लेते हैं। तो आपको जो लोहे के चूर्ण से क्रोम लाल एवं भूरा रंग आपको प्राप्त हो जाता था। आप लोग देखे होंगे वस्त्रों पे कहीं लोहे का कहीं दाग धब्बा लगा, छूटता नहीं है। तो भूरे रंग को करने के लिए हम लोहे के चूर्ण का प्रयोग कर रहे थे। तो ये हो गया आपको प्राकृतिक जगह से प्राप्त होने वाले रंग। और प्राकृतिक जगह से प्राप्त होने वाले जो रंग है वो बहुत ही मेहनती यानी कि श्रमसाध्य भी होते थे, और फिर क्या है कि महंगे भी होते थे, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से ये सारी चीज़ें प्राप्त हो रही थी। अब हम बात करेंगे रंगों की प्राप्ति जो संश्लेषित रंग है, यानी कि जो रसायनों के द्वारा तैयार किए जाने वाला रंग है। इसमें देखिएगा ये रंगों को आप देख लीजिएगा, और इसके साथ ही साथ इन रंगों का प्रयोग किस प्रकार के वस्त्रों पे किया जा रहा है। देखिएगा संश्लेषित रंगों में सबसे पहले प्रत्यक्ष डाई
यानी कि प्रत्यक्ष रंगाई जो होती है, जो डायरेक्ट रंगाई की जा रही किसी वस्त्रों पे, वो है कॉटन का रेशा। कॉटन के जो रेशे से प्राप्त होने वाले वस्त्र हैं, उस प्रकार के वस्त्रों पे प्रत्यक्ष डाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अम्लीय डाई। आपसे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है कि ये जो रंगाई है किस प्रकार से प्राप्त होने वाले रेशों के वस्त्रों पर किया जाता है, या फिर इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये रेशों के नाम और वस्त्रों के नाम देता है और पूछता है कि इस पर किस प्रकार के संश्लेषित रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको ये इतने शॉर्ट में ही ये पॉइंट अगर आप रट लेते हैं, एकदम से याद कर लेते हैं, तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिएगा इसमें प्रत्यक्ष डाई में आप जो है कॉटन का रेशे से प्राप्त होने वाले रंग वस्त्रों पे प्रयोग कर रहे थे, और अम्लीय डाई में प्राणिज रेशा यानी कि जो प्राणियों से प्राप्त हो रहा है, जैसे कि जो है ऊनी वस्त्र और फिर रेशमी वस्त्रों पे ये अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर क्षारीय डाई यानी कि क्षारीय जो रंगाई है वो वानस्पतिक रेशे यानी कि जो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले जो सेलुलोजिक रेशे हैं उनसे प्राप्त होने वाले वस्त्रों पे क्षारीय डाई का प्रयोग किया जाता है। एक है वेट डाई। जो वेट डाई है ये भी वानस्पतिक रेशों पर प्रयोग किया जाता है। विकसित डाई है ये भी वानस्पतिक रेशों पे। सल्फर डाई वानस्पतिक रेशों पर जो है इसका रंग का जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। डिस्पर्स डाई जो है वो पॉलिएस्टर रेशे पे। रिएक्टिव डाई जो है वो वानस्पतिक यानी कि सेलुलोजिक या वानस्पतिक दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, वानस्पतिक रेशों से प्राप्त होने वाले वस्त्रों पे। फिर एक है एजो डाई। एजो डाई जो है अगर आप देखें तो प्रेजेंट टाइम में इसको बैन कर दिया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है टीएसटी पीएचडी में कि जो है कौन से ऐसा रंग है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI आपको दिखाया गया है यहाँ पे GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन कर दिया, क्योंकि इस प्रकार से जिस वस्त्रों की रंगाई की जाती थी उनको धारण करने पे लोगों को जो है स्किन कैंसर हो रहा था, इसलिए इस रंग को जो है बैन कर दिया गया पूरी तरह से। ये एजो डाई है। एजो डाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन किया गया जो रंग है वो संश्लेषित रंगों में एजो डाई होता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा मॉर्डेंट डाई होता है। मॉर्डेंट जो डाई है ये खास करके वस्त्रों पे रंगों को पक्का करने के लिए डाला जाता है, जो बंधक का कार्य करता है, यानी कि रंग को वस्त्रों में बांध देने का कार्य करता है, इसलिए इसे मॉर्डेंट डाई या बंधक रंग के नाम से जाना जाता है। रंग पैदा करने हेतु इसमें यानी कि जो रंग है उसको पक्का कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें पैदा करना लिखा है यहाँ पे आप इसको पक्का करने हेतु भी लिख सकते हैं। देखिएगा रंग पक्का करने हेतु इस मॉडर्न डाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका रंजक और वर्णक, और उसके साथ ही साथ रंगों की जो प्राप्ति हो रही है आपको प्राकृतिक रूप से और संश्लेषित रूप से, ये चीज़ें यहाँ पे आपने यहाँ तक समझ लिया है। इसे आप पॉइंट टू पॉइंट नोट भी कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ से इसको इतना ले सकते हैं। ठीक है, आगे आप लोग ये देखिएगा, ये जो रंग आपने पढ़ा इन रंगों में जो है किस प्रकार से आप वस्त्रों पे रंगाई अब करेंगे। इसके पहले तो अपने रंग कहाँ से प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार के रेशे पे बने हुए वस्त्रों पे आप प्रयोग करेंगे, वो चीज़ें आपने पढ़ा। लेकिन अब आप देखेंगे कि वस्त्रों पे रंगाई जब आप करते हैं तो किन किन अवस्थाओं में करते हैं। आपने वस्त्र विज्ञान की शुरुआत में ही जो इसकी संरचना को पढ़ा, जहाँ पे रेशा, धागा, कपड़ा और पहनने योग्य कपड़े को पढ़ा, वहीं पे आपने ये जो 4-5 पॉइंट देखा है, उसी 4-5 पॉइंट में आपको ये बताया जाएगा कि कब आप जो है वस्त्रों पे रंगाई करेंगे, वो 4 वर्डों में ही। तो देखिएगा यहाँ पे रंगाई की अवस्था में 3 वर्डों का प्रयोग किया गया है, रेशा, धागा और कपड़ा। इसमें ये बताया गया है कि आप जो है वस्त्रों की आवश्यकता के अनुसार, उस पर गुणवत्ता ले आने के अनुसार आप जो है वस्त्रों पे रंगाई करते हैं। आप इतना समझिएगा, अगर कोई भी वस्त्र है, वस्त्र तैयार होने के बाद जब आप उस पर रंगाई करेंगे ऊपर से, तो जो है वो बस ऊपरी सतह पे होगा। अगर वो जो रंग को एब्जॉर्ब करने वाला होगा, अवशोषित करने वाला होगा, तो जो है वो अवशोषित कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई वस्त्र है जो रंगों को अपने में अवशोषित न कर पा रहा हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा क्या होगा कि आप उसको धागे के रूप में ही रंग लीजिए या फिर उसको रेशे के रूप में ही रंग लीजिए, तो आपका जो है रंग वो पक्का होगा और अंदर तक रंग जो है उस वस्त्र में प्रवेश कर जाएगा। तो रंगाई की अवस्था में आपको जो 3 पॉइंट बताया गया, रेशा, धागा और
कपड़ा यानी कि जो कच्चा माल है वस्त्र का, कपड़े का, उस अवस्था में भी आप रंग कर सकते हैं, रंगाई कर सकते हैं। या फिर जब धागे की लच्छियाँ आपने बना ली हैं उसमें भी रंगाई कर सकते हैं। और बाद में जब आपको कपड़ा पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है तब भी आप जो उसकी रंगाई कर सकते हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले जब रेशा है वो कच्चे माल में है तब इसमें 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, टॉप, डॉप और स्टॉक। इसमें ये चीज़ आप देख लीजिएगा, टॉप, इसमें टॉप, डॉप और 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ देखिएगा टॉप, डॉप और स्टॉक, ये 3 प्रकार की जो है अवस्थाएं में बताई गई है। रेशे की अवस्था में टॉप रंग जो होते हैं उन्हीं रेशों के लिए प्रयोग करते हैं, डॉप जो है वो कृत्रिम रेशों के लिए, और वे स्टॉक जो है वो प्राकृतिक रेशों की रंगाई के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि रंगाई की अवस्था में जो है कच्चे माल पे टॉप, डॉप और स्टॉक से ये टॉपिक पूछा जाता है कि टॉप रंगाई कब की जाती है, किस प्रकार के रेशों पे की जाती है, डॉप कब की जाती है, स्टॉक कब की जाती है और किस प्रकार के रेशे पे की जाती है। अगर कब की जाती है पूछा जाता है यानी कि रेशे की बात पूछी जा रही है कि जब वो कच्चे माल में है, रेशे में है, तब रंगाई की जा रही है। या फिर रेशा पूछ रहा है कि टॉप पर जो रंगाई है वो किस प्रकार के रेशे पे होता है, तो आप बताएंगे उन्हीं रेशे पर होता है। डॉप जो है कृत्रिम रेशे पे होता है और फिर स्टॉक जो है वो प्राकृतिक रेशे पे होता है। और कच्चे माल का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, पूरा जो होल पॉइंट है, संपूर्ण चीज़ें हैं जो भी है, चाहे वस्त्र हो चाहे भी कोई खाद्य पदार्थ आप बना रहे हो, जो पूरा एक तैयार रूप होता है, उसको बनाने के लिए जिन जिन छोटी सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वो आपका कच्चे माल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कच्चा माल वस्त्र विज्ञान में क्या है, रेशा है। इसके बाद है धागा। धागे के रूप में जब आप वस्त्रों की रंगाई करते हैं इस अवस्था में, तो उसमें आपको सूती वस्त्र पे और लिनन से प्राप्त होने वाले जो धागे हैं इनकी रंगाई आप जो है लच्छियों में ज़्यादातर करते हैं। इसके बाद एक आप जो है कपड़े पे रंगाई कब कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं, देखिएगा। इसमें सबसे पहले एक होता है जिग रंगाई जो है जो कपड़े पे की जाती है, ये ज़्यादातर कृत्रिम रेशों से प्राप्त होने वाले वस्त्रों पर की जाती है। दूसरा है क्रॉस डाई। क्रॉस डाई का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक रेशों से बने हुए कपड़े पे जो ऐसा वस्त्र है जो 2 या 2 से अधिक किस्म के रेशों से बनाया गया है, तो उस पे जो है कुछ रेशों पे रंग हल्का चढ़ेगा, कुछ रेशों पे जो है गहरा चढ़ेगा। तो इस प्रकार से जब आप रंगाई करते हैं अलग अलग रेशों से बनने वाले वस्त्रों पे, यानी कई प्रकार के रेशे हैं लेकिन उनको मिश्रित रूप दे करके एक कपड़ा बनाया गया है, तब आप कपड़े के रूप में जब रंगाई करते हैं तो कुछ रेशों पे गहरा रंग चढ़ेगा और कुछ रेशों पे जो है वो हल्का रंग चढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक जो है रेशों से बने हुए कपड़े पर चढ़ाया जाता है और इसमें ये बताया गया रंग इसमें समान नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला है यूनियन या संयुक्त डाई। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के वर्गों से प्राप्त होने रेशों के बने हुए कपड़ों पे रंगाई तो की जा रही है, लेकिन यूनियन का मतलब होता है कि इसमें जो रंग चढ़ेगा वस्त्रों पे वो एक दूसरे के समान होगा, भले ही वो अलग अलग रेशों के बने हुए हैं कपड़े, लेकिन फिर भी उस पे जो रंग है वो समान चढ़ेगा। ठीक है, क्रॉस डाई में रंग एक समान नहीं होता है, ये भी कई किस्म के रेशों को मिश्रित करके बनाया जाता है, लेकिन इस पे रंग जो समान नहीं होता है। कब? क्रॉस डाई में। लेकिन इस संयुक्त डाई में अगर आप बात करते हैं यूनियन डाई में, तो इसमें जो 2 या 2 से अधिक रेशों से बनाया भले ही जाता है वस्त्र, लेकिन यहाँ पे जो है रंग एक दूसरे से समान होता है, पूरे वस्त्रों में एक समान रंग ही होता है। इसके बाद है रील या बैग डाई। इसमें क्या होता है कि हल्के वजन के जो वस्त्र होते हैं उनके लिए रील या बैग डाई का रंगाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है निरंतर मशीन द्वारा रंगाई। वस्त्रों पे जो है अगर अधिक लंबे व बड़े वस्त्रों पे रंगाई करनी इंडस्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे जो है रोलरों की सहायता से निरंतर मशीन के द्वारा रंगाई की जाती है। इसके बाद है बंधेज रंगाई। बंधेज को टाई एंड डाई विधि के नाम से भी जाना जाता है, इसे बांधनी के नाम से भी जाना जाता है। ये सूती वस्त्रों पे, ऊनी वस्त्रों पे और रेशमी वस्त्रों पर की जाती है। बंधेज में आते हैं जो कपड़ों को जो है जगह जगह पे बांध करके धागों इत्यादि से रंगाई कर दी जाती है और फिर क्या होता है वो धागों को बाद में वस्त्र को सुखाने के बाद खोल दिया जाता है
तो पूरे वस्त्रों पे जो है रंग चढ़ जाता है, जहाँ जहाँ धागा बंधा हुआ है वहाँ पे रंग नहीं चढ़ता है। आगे आपको जो है जो पारंपरिक वस्त्र इत्यादि बताए जाएंगे, इसमें ये टॉपिक अच्छे से बताया जाएगा कि ये जो बंधे जो है इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ रंगाई की अवस्था में ये चीज़ें बताई गई हैं कि रेशा और धागा फिर कपड़े में किस प्रकार से आप रंगाई को करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो अपना रंगाई है, रंगाई की कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावलियाँ जहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जो है आपका ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है वो मैच दी फॉलोइंग में ज़्यादातर करके दिया जाता है, या फिर ऑप्शनल में एक एक करके पूछा जाता है। ये एक्सप्लेनेशन जो है आपको क्वेश्चन में देगा, फिर ये जो शब्दावलियां हैं इनको ऑप्शन में देकर ये पूछता है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। जैसे एग्जाम में ये पूछेगा कि रंग को पानी में घोलने वाले जो कर्मक है, एजेंट है, वो कौन से होते हैं, तो आपको ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होगा वेटिंग एजेंट। या फिर आपसे पूछता है कि रंग व घर्षण आदि से रंग हल्का हो जाना या फिर गहरा हो जाना किस में होता है, क्या होता है या फिर क्या कहलाता है, तो उसमें आप क्रॉकिंग यानी खरोच के द्वारा जब आपका कपड़े में रंग हल्का हो रहा है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। वो सभी शब्दावलियों को एक जगह पे करके आपको आसानी से याद करने के लिए बताया गया है। देखिएगा इसमें रंगाई की शब्दावलियों में टर्मिनोलॉजी में वेटिंग एजेंट जो होता है उसका क्या कार्य होता है कि रंगों को पानी में घोलने वाले जो कर्मक होते हैं, यानी कुछ एजेंट ऐसा रंग में डाला जाता है जिसकी वजह से वो रंग जो है पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उसे वेटिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है क्रॉकिंग। क्रॉकिंग यानी कि देखिएगा खरोच जब लगता है, रगड़ व घर्षण आदि से रंग हल्का व गहरा करना। जब कुछ रंग ऐसे होते हैं आप जितना ही रगड़ते हैं वो डार्क होता जाता है, या फिर कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जो रगड़ व घर्षण के कारण कपड़े पे जो है रंग हल्का हो जाता है, उसे क्रॉकिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा माइग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण। माइग्रेशन का हिंदी रूपांतरण जो है या स्थानांतरण, ये आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, इसलिए आप ज़्यादातर ये इंग्लिश वर्ड को ही इम्पोर्टेंस देंगे। माइग्रेशन मतलब आप लोग जब है एडमिशन लिए होंगे, कुछ लोग जो है दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए होंगे, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, या फिर बीएड वगैरह डीएलएड करने के लिए जो है दूसरी यूनिवर्सिटी से जाके किए होंगे, तो आपका एक यूनिवर्सिटी से दूसरे में जाने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने एक जगह से अपनी जो तैयारी है, कंटिन्यूटी आप कर रहे थे, वहाँ से दूसरे में स्थानांतरित हो रहे हैं, इसी वजह से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे माइग्रेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, स्थानांतरण। इसका मतलब है रंगाई का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब आप कोई वस्त्र धुलते हैं, मान लीजिए कि आपका जो दुपट्टा आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, दुपट्टे में रंग कोई और कलर का है, उसका लेस जो बॉर्डर है वो किसी और कलर का है, और रंग अगर उसमें बाय चांस कच्चा रंग है, वो पक्का नहीं है, गहरा नहीं है, यानी कि वो अच्छे से उसमें अटैच्ड नहीं है, वो छूटने वाला रंग है, कच्चा रंग है, तो क्या होगा कि आप उसको एक साथ जब धुल देते हैं, वो लेस वाला कलर अगर डार्क है तो वो रंग जो है दुपट्टे के बीचों बीच आ रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब ये रंग आ जाता है तो इसे माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही साथ जब यही वर्ड माइग्रेशन है आपको छपाई वाले टॉपिक में बताया जाएगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप कोई छपाई ले जा कर के करते हैं, जैसे एक स्टिकर आप लोग देखें चॉकलेट वगैरह में मिलता है, दीवारों में बड़े बड़े पोस्टर जो आप चिपका हुआ देखते हैं, आप देखते हैं वो पोस्टर नहीं बल्कि दीवार में वो पेंटिंग के द्वारा सुंदर सुंदर ऐड जो है वो लगाया गया है। तो वहाँ क्या होता है कि डिजिटल प्रिंटिंग जिस प्रकार से की जाती है, उसी प्रकार से जो है बड़े बड़े पॉलीथीन वगैरह में वो चित्र जो है बनाए जाते हैं, वहाँ से स्टिकर के तौर पे एक जगह से आप लेकर के दूसरे स्थान पर उसको चिपका करके उसको उखाड़ लेते हैं पॉलीथीन, तो पूरा जो फिगर वह दीवार पे लग जाता है। चॉकलेट में स्टिकर आप लोग देखते होंगे, वहाँ से चॉकलेट में उसको खोलते हैं, उसके जिस तरह गोंद लगा हुआ है उसे खोल के हाथ पे चिपकाते हैं, इस प्रकार जब उसको मारते हैं, दबाव देते हैं, तो फिर आप उसको पॉलीथीन को उखाड़ते हैं, तो वो चीज़ जो फिगर उसमें रहता है वो आपके हाथों पे स्किन पे बन जाता है। इसी प्रकार से स्टिकर का प्रयोग करके आप दीवारों पर भी छपाई इत्यादि करते हैं। तो वही चीज़ें
आपको छपाई में बताई जाएंगी। एक स्थान से आप एक स्थान पे छपाई या रंगाई की, वहाँ से उसको उठा के दूसरे स्थान पे कर ले रहे हैं, वो आपका माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। अगला है फ्रॉस्टिंग, जिसकी हिंदी होती है स्थानीकृत रगड़। जब किसी स्थान विशेष पर रगड़ के कारण रंग हल्का हो जाता है तो उसे फ्रॉस्टिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है फेडिंग। फेड आपसे टेक्सटाइल में ही पूछा जाता है, फैशन के टॉपिक के अंतर्गत आगे आपको बताया जाएगा। फैशन के टॉपिक में आपसे पूछा जाता है फेड क्या है, तो फेड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो थोड़े ही समय के लिए आती हैं और उसके बाद थोड़े समय के बाद विलुप्त हो जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं परंपरागत चलती, क्लासिकल होती हैं, आप कितने भी लंबे समय के बाद देखेंगे उसका चलन जो है वो ख़त्म नहीं होता है, वो लंबे समय तक रहता है, तो उसे क्लासिकल नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं पे जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो थोड़े ही समय के लिए आती हैं और जल्दी विलुप्ति की कगार पे आ जाती हैं, उसे फेड के नाम से जाना जाता है। जो लंबे समय तक रहता है उसे क्लासिकल कहते हैं, जो कम समय के लिए रहता है उसको फेड कहा जाता है। उसी प्रकार से फेडिंग के नाम से पूछा जाता है रंगाई वाले टॉपिक में कि फेडिंग क्या है, तो इसका मतलब सूर्य के प्रकाश से या सूर्य से धुलाई से जब रंग हल्का हो जाता है, सूर्य के प्रकाश से या फिर धुलाई के बाद आप वस्त्र को धूप में डालते हैं, सूर्य के संपर्क में डालते हैं, तब अगर आपका रंग जो है कपड़े का वो हल्का हो जाता है, उसे फेडिंग या धूमिल के या धुंधला नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे आपसे पूछा था स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। स्पेक्ट्रोमीटर आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में पूछा रंग का तापमापन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो होता है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। या फिर पूछा था स्पेक्ट्रोमीटर मैच द फॉलोइंग में पूछ रहा है, तो आप उसमें से मैच करेंगे रंग का तापमापन के अंतर्गत। ठीक है। आगे देखिएगा बाइंडर्स। अभी इसके पहले भी आपको बताया गया कि बाइंडर्स क्या होता है, जब प्रिंटिंग पेस्ट में रंगों को बांधने के लिए या कपड़ों में जब रंग लगाते हैं उसको रोकने के लिए बाइंडर्स का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, आप पकौड़े वगैरह बनाते होंगे तो उसमें क्या होता है कि उसको कुरकुरा बनाने के लिए आप जो है उसमें क्या डालते हैं, चावल इत्यादि का जो है आटा डाल देते हैं कुरकुरा होने के लिए। लेकिन जब आप जो है बेसन इत्यादि का प्रयोग करते हैं उसमें अगर थोड़ा सा मैदा ऐड कर देते हैं तो मैदा जो है वो बेसन को अच्छे से पकौड़ियों में अच्छे से चिपका देता है। तो वहाँ पे जो मैदा है वो कौन सा काम कर रहा है, बाइंडर्स का कार्य करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे रंगों में बाइंडर्स मिलाया जाता है जिसकी मदद से जो है रंग कपड़े में अच्छी तरह से चिपक जाता है, बंध जाता है, वो छूटता जल्दी नहीं है, वो बाइंडर्स होता है। इसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक एजेंट। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट क्या होता है कि प्रिंट के क्षेत्र में ये जो प्रिंटिंग रंगाई वगैरह की जाती है, छपाई की जाती है, इसमें प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाना, इसके बाद रंग चढ़ने को बढ़ावा देना। रंग में आप पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, जिससे कि रंग चढ़ने में आसानी हो और जल्दी चढ़ सके, इसी के लिए हाइग्रोस्कोपिक एजेंट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कैरियर्स। कैरियर्स क्या होता है, कैरी करना। कैरी करने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य, ढोने का कार्य, कैरी करने का कार्य होता है। और कैरियर जैसे पॉलिएस्टर इत्यादि को रंगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कैरियर्स का प्रयोग। इसके बाद है जो रंग कैरी करने वाला, आपसे कैरियर्स का हिंदी अर्थ पूछा जाता है, तो कैरी करने वाला यानी कि ढोने वाला, ले जाने वाला। ठीक है। इसके बाद मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है, देखिए विभिन्न प्रकाश स्रोतों के बीच एक ही रंग का भिन्न दिखना। आप लोग कुछ ऐसे स्टिकर देखे होंगे, फोटो फ्रेम देखे होंगे, नॉर्मल कोई फ़ोटो देखे होंगे, आप जो टीवी में कैसेट वगैरह लगता था उसको अगर आप सूर्य के प्रकाश में किसी प्रकार से आप घुमाते हैं या फिर तेज लाइट में आप घुमाते हैं उसको, उसका चमक देखते होंगे आप लोग, भिन्न भिन्न दिखता होगा। कुछ ऐसे कैलेंडर हैं, उसको आप सूर्य के प्रकाश में इधर उधर से करते किसी प्रकार से घुमा रहे हैं तो अलग अलग रंग में आपको दिखाई देता है, वो एक ही तस्वीर आपको अलग अलग रंगों में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है उसमें मेटामेरिज्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आगे इनके साथ ही साथ रंगों की शब्दावली के साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। जैसे वर्तमान में अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में रंगाई और छपाई के लिए कुछ पर्यावरण हितैषी तरीके अपनाए गए हैं। पर्यावरण हितैषी का मतलब है जिसकी वजह से पर्यावरण पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ना ही कीटों को मारा जा रहा है, ना ही प्रकृति
चीज़ें जो है नष्ट की जा रही हैं, ना ही संश्लेषित जो हम तैयार कर रहे हैं रंग उनके प्रदूषण से ही, ना ही पर्यावरण पर कोई अगर अलग से ही प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें से क्या है, एक डिजिटल छपाई हो गई। डिजिटल छपाई के माध्यम से आप जो छपाई रंगाई कर रहे हैं, इसके बाद बिना पानी के भी रंगाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दाब के द्वारा ही आप रंगाई कर दे रहे हैं, वहाँ पे पानी का कम प्रयोग किया जा रहा है, तो आप जल का बचत हो जाता है। इसके बाद प्लाज्मा प्रौद्योगिकी भी आता है। प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें अगर आप जो है प्राप्त कर पा रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल उसका भी आप कोई भी उपयोग कर पा रहे हैं, जिससे कि आप वस्त्रों की धुलाई में, उसके रख रखाव में भी कोई समस्या नहीं होती। कम चीज़ों में ही आप उसको बचत करके नई चीज़ें तैयार कर ले रहे हैं, वो प्लाज्मा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। हालांकि प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक है वो अलग से भी आपको बताया जाएगा, यहाँ पे बस आप इतना ही समझ लीजिएगा। जो पर्यावरण हितैषी रंगाई छपाई के अंतर्गत आ रही हैं वो विधियाँ। इसके बाद रंगाई के समय अगर झाग उत्पन्न होता है, आप जो रंग को घोलते हैं, रंग को घोलते समय अगर उसमें झाग या फिर फेन उत्पन्न हो रहा है, तो रंगाई में जो असमानता होगी। आप जो नील वगैरह देते होंगे वाइट कपड़ों में, उसके पीलेपन को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, तो क्या होता है, अगर उसमें झाग उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे झाग तो उत्पन्न हो गया, लेकिन जब कपड़े पे आप डालते हैं ना, तो उसमें धुंधलापन, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, अच्छा रंग नहीं चढ़ता, एक समान रंग नहीं होता है। उसी प्रकार से रंग में भी यही चीज़ें होती है। अगर झाग या फेन उत्पन्न हो रहा है तो इसमें रंग जो है एक समान वो नहीं हो पाते हैं, और इसके साथ ही साथ रंग जो है उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने बताया डाई टर्मिनोलॉजी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग देखे हुए होंगे कि जो आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखे होंगे। इसीलिए हमने ये सभी पॉइंट को एक जगह पे रख के आपको बताया कि जिससे कि आप आसानी से इसको नोट कर सकें और उसको याद कर सकें। ठीक है, आपकी जो क्लास है यहीं पे आज कंप्लीट की जाती है। क्लासें आपके जो है शाम को 7 बजे इसी टाइम पे चलाई जाती हैं। जो भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग को हमने बताया कि जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको नहीं दिया जाता है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया जाता है क्लास में। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट उसको समझते जाइए और स्वयं से नोट्स बनाने का प्रयास करिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी तरीके से हो सके। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, वो टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ करके वो जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम ये पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।